बीटेक के सभी बच्चों का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज का जो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे बच्चे जो सेशनल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ामिनेशंस के लिए पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको वीडियो को डिज़ाइन किया है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन मिल सके और साथ ही साथ आपको अधिक से अधिक नंबर भी गेन हो सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला टॉपिक आप केमिस्ट्री में देखते हैं, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में आप देखते हैं तो वो होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। और जब भी बात हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की करते हैं तो उसमें देखिए दो तरह के सीक्वेंस हैं। आप इन दोनों तरह के सीक्वेंस को देख करके जाइएगा क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। आपको सीक्वेंस कहीं ना कहीं लिखने को कहता है। तो दो तरह के सीक्वेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ऐसे बच्चे जिससे पहले नहीं जान रहे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे दिया है। एक सीक्वेंस देखिए कौन सा है, 1 to 14 के लिए है। जब किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 14 के बीच में होता है तो जो सीक्वेंस होता है वो कौन सा सीक्वेंस होता है, तो वो सीक्वेंस होता है आपका सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। देखिए यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर रेड कलर किया हुआ है ऐसा। एक्चुअल में इसी ऑर्बिटल की पोजीशन चेंज होगी कब, जब किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 से 20 के बीच में होता है। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से अधिक होगा, ये 14 से अधिक होगा, नॉट 14, इट इज़ 15 होगा ऐसा। यानी 15 से 20 के बीच में अगर होता है तब जो है ये जो आपका सिग्मा 2pz ऑर्बिटल है इसकी पोजीशन देखिए कहाँ आ जाती है, देखिए इसकी पोजीशन यहाँ पर आ जाती है। तो देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है कि सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz। देखिए इसको मैंने पहले लिखा है। फिर पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। तो सभी बच्चे सीक्वेंस को देख करके जाएंगे, इस पर आधारित क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को देखेंगे। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी जो आपने देखा तो आपको दो चीज़ें निकालने आनी चाहिए। एक तो आपको बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए निकालना, और एक उसका मैग्नेटिक बिहेवियर आपको निकालना आना चाहिए। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो ये निकालना बहुत आसान है बॉन्ड ऑर्डर। तो ये क्या करिए, जितने भी इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हैं उसको उससे माइनस कर दीजिए जितने भी इलेक्ट्रॉन आपके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हैं, और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर फार्मूला मैंने लिख दिया है। तो ऐसे बच्चे जिनके पास फार्मूला नहीं है तो यहाँ से नोट कर सकते हैं। और पहचानेंगे कैसे भाई एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग को, तो देखिए इसका पहचानने का तरीका आसान है। देखिए यहाँ पे देखिए जिनके ऊपर स्टार लगा होता है ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं, और जिनके ऊपर देखिए स्टार नहीं लगा होता है जैसे ये है, ये और ये, देखिए ये सब बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं। तो इस तरीके से आप पहचान जाइएगा कि बॉन्डिंग कौन सा और एंटी बॉन्डिंग कौन सा है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद कहता है मैग्नेटिक बिहेवियर। तो मैग्नेटिक बिहेवियर हम कैसे निकालते हैं, तो मैग्नेटिक बिहेवियर जब भी आपको निकालना होगा तो हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिएगा। जो सबसे बाहरी ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उसको आप देखिएगा। यानी अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, सपोज करिए कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लीजिए 1 है, मतलब हाफ फिल्ड है, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा मॉलिक्यूल का, तो मॉलिक्यूल का बिहेवियर कैसा होगा, तो उसका बिहेवियर होगा पैरामैग्नेटिक होगा ऐसा। और अगर सपोज कर लीजिए कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या सपोज करिए 2 है, यानी फुल फिल्ड है, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, तो इसका बिहेवियर होगा डायामैग्नेटिक। तो ये भी याद रखिएगा कि बिहेवियर कैसे आप बताते हैं कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। तो हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को देख करके आप बता पाएंगे कि ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का है। अब देखिए, अब कहता है, हाँ देखिए दो कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो कॉन्फ़िगरेशन जो है ज़रूर से आप देख के जाएंगे हमेशा के। देखिए दो कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से हैं। एक आपको देखना होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, तो देखिए ऑक्सीजन का मैंने डायग्राम बना दिया है।
ऐसे बच्चे जो ऑक्सीजन का डायग्राम अभी तक नहीं बना पाए हैं वो यहाँ से देख करके बना सकते हैं। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है और साथ ही साथ इसका कॉन्फ़िगरेशन भी। और एक बात और देखिए कि ऑक्सीजन में अगर आप ध्यान दीजिए तो ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल देखिए ये है, ये, और उसमें देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, यानी क्या हाफ फिल्ड है। इसका मतलब इसका बिहेवियर कैसा होगा, तो ऑक्सीजन का जो बिहेवियर कैसा है ये पैरामैग्नेटिक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। और अगर वहीं पर नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन का भी डायग्राम देख लीजिए। नाइट्रोजन में देखेंगे जब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल देखिए फुलफिल्ड है, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इसका बिहेवियर कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है भाई, डायामैग्नेटिक है, DIA लिखे हैं, तो इसका बिहेवियर कैसा है, डायामैग्नेटिक है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया है, तो आप डायग्राम भी देख के जाइएगा। फिर एक तो हो गया जो आपके यूजुअल टाइप के मालिक्यूल्स हैं। अब इसके बाद आता है अनयूजुअल टाइप के। तो अनयूजुअल में जो सबसे इंपॉर्टेंट मालिक्यूल है वो क्या नाम है उसका, HF है। देखिए HF, तो HF का देखिए डायग्राम हमने बनाया हुआ है, तो ये HF का डायग्राम है। अब HF के डायग्राम में या देखिए ध्यान दें तो ये हाइड्रोजन का, यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन का क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। देखिए नीचे हाइड्रोजन एटम का ये एटॉमिक ऑर्बिटल है ऐसा। और ये फ्लोरीन के क्या है, सारे के सारे ये फ्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये। और इन एटॉमिक ऑर्बिटल के बाद देखिए ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स जो हैं ये और ये देखिए, इसे कहते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग का मतलब ऐसे ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बॉन्ड के फॉर्मेशन में, तो ये दोनों हैं नॉन बॉन्डिंग। और अगर आगे ऊपर देखा जाए देखिए ये भी नॉन बॉन्डिंग है और ये भी नॉन बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल देखिए कौन सा है, तो देखिए केवल एक ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और एंटी बॉन्डिंग देखिए ये है ऐसा। तो एक यहाँ पर बॉन्डिंग है और एक यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग है। बाकी जितनी ऑर्बिटल आप देख रहे हैं वो सब के सब नॉन बॉन्डिंग हैं ऐसा। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए अगर हमसे कोई कहता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो अगर आपसे कोई कहता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, देखिए बॉन्ड ऑर्डर कहता है कोई निकालने को ऐसा, तो बॉन्ड ऑर्डर में देखिए क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में देखिए केवल कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में केवल देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं केवल, और एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और उसको क्या करिएगा, इसको डिवाइड किससे करना होता है, 2 से ऐसा। तो 2 - 0/2, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 1 आता है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर कोई कहता है भाई इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए, तो मैग्नेटिक बिहेवियर में देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल देखना होता है। देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ये है ऐसा। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इसका कैसा, फुलफिल्ड है, यानी इसका बिहेवियर कैसा है, इसका बिहेवियर जो है डायामैग्नेटिक है, ये ध्यान रखिएगा ऐसा। तो ये HF की बात कर दिया मैंने। HF के बाद एक और मालिक्यूल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो मालिक्यूल है हाइड्रोक्साइड आयन, OH-। OH- और HF एक जैसे हैं। देखिए कैसे, देखिए होता क्या है कि जो OH- के ऊपर, इधर देखिए, जो OH- के ऊपर देखिए ये जो चार्ज लगा हुआ है, वास्तव में ये जो चार्ज आप देख रहे हो ये ऑक्सीजन के ऊपर होता है ऐसा। यानी कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि अगर हम बनाना चाहें स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए, तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल जैसे HF का बना है वैसे ही स्ट्रक्चर बनेगा। कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, ऐसे ही देखिए। तो अगर मान लीजिए हमको बनाना हो स्ट्रक्चर OH- का ऐसे, तो ये हाइड्रोजन, अब यही हाइड्रोजन होगा, और इस फ्लोरीन की जगह क्या लिख दीजिएगा, ऑक्सीजन माइनस कर दीजिएगा। तो देखिए ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हैं, और देखिए एक चार्ज लगा दिया आपने तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। और फ्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन में भी 9 इलेक्ट्रॉन है। तो जिस तरीके से फ्लोरीन एटम है उसी तरह से O- भी है, तो ये बिल्कुल सिमिलर रहेगा। यानी अगर कोई हमसे कहता है कि भाई OH- का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल कैसा बनेगा, जैसे HF का बनता है। बस इस फ्लोरीन की जगह क्या लिख दीजिएगा, इस फ्लोरीन की जगह O- कर दीजिएगा, बस इतना काम करेंगे तो काम हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो HF और OH दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये अनयूजुअल टाइप के हैं। इसके साथ साथ एक और अनयूजुअल है, और वो है CO का मालिक्यूल। ये देखिए CO का मालिक्यूल भी हमने बनाया, देखिए यहाँ पे ऐसे। लेकिन CO के मालिक्यूल में जो अनयूजुअल इसका नेचर है, क्यों है कि ये जो 2s ऑर्बिटल, ये 2s ऐसा, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s की पोजीशन कहाँ आ जाती है, ये ऊपर आ जाती है, देखो यहाँ पे आ जाती है वैसा। तो ये मैंने यहाँ बनाया नहीं है, तो इसको यहाँ बना लेंगे
ओके जब मैं इसको पढ़ा रहा था आपको, जब क्लास मैंने इसकी ली थी तब वहाँ मैंने बताया था। तो CO भी देख करके जाएंगे इसके अनयूजुअल बिहेवियर के नाते। तो CO में क्या है कि जो आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 2s है उसकी पोजीशन सबसे ऊपर आ जाती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये बन जाएगा आपका। तो ये CO का डायग्राम भी देख के जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल को अगर हम ध्यान दें तो लिक्विड क्रिस्टल में देखिए इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन और एप्लीकेशन, 4 पोर्शन इसके इंपॉर्टेंट है। लिक्विड क्रिस्टल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ ना कुछ इससे, चाहे आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन है चाहे सेशनल है, ज़रूर पूछा जाता है। तो ये चारों ही चीज़ें आपको देख के जानी होती हैं। तो मैंने कुछ यहाँ लिखा भी है आपके लिए, ऐसे बच्चे जिन्होंने भी नोट्स नहीं बनाया था उनके लिए लिख दिया है मैंने कि जब भी डेफिनेशन बात आती है लिक्विड क्रिस्टल की तो हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि लिक्विड क्रिस्टल की जो प्रॉपर्टी है ये सॉलिड और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टी इसमें है। सॉलिड की तरह इसमें पोजिशनल ऑर्डर है एटम का और लिक्विड की तरह फ्लोइंग नेचर है। इसी बात को जो है लिखा जाता है, तो इसी बात को यहाँ पर लिखा भी गया होगा। तो ये डेफिनेशन में लिख दिया है। स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात करते हैं तो स्ट्रक्चर आप सभी जानते हैं कि 2 भाग से मिलकर बना होता है। एक भाग जो होता है इसका वो कहलाता है मीसोजेन, तो मीसोजेन का नाम याद रखिएगा। और जो दूसरा भाग इसका होता है उसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल पार्ट, ऐसा फ्लेक्सिबल पार्ट। तो मीसोजेन जो होता है ये क्या देता है, ये पोजिशनल ऑर्डर देता है, और फ्लेक्सिबल पार्ट क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ऐसा फ्लोइंग नेचर देता है ऐसा। तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा। फिर क्या कहता है, फिर एक कोई भी इसका ये याद रखिएगा, स्ट्रक्चर याद रखिएगा कि किस तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे हमको बनाना, मान लीजिए एक स्ट्रक्चर हो तो मान लीजिए C4H9 से ऐसे करके आप बना सकते हैं। एक बेंजीन रिंग बना लीजिएगा ऐसे, बेंजीन रिंग के साथ। फिर क्या कर लीजिएगा, CH के साथ ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड कर लीजिएगा ऐसे। फिर बेंजीन रिंग बना लीजिएगा ऐसे ऐसे ऐसे, इसका स्ट्रक्चर बनाया होगा आपने। और फिर लास्ट में क्या लिख देते हैं, OCH3 लिख देते हैं। तो ये एक मालिक्यूल का इसका स्ट्रक्चर है। तो एक मालिक्यूल का स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते हैं, CH3 होगा, ये यहाँ पे CH3 होगा, ऐसे CH3 कर लीजिएगा। तो ये एक मालिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा। ये CH है, याद रखिएगा, ये CH है, CH ऐसा। तो एक मालिक्यूल का स्ट्रक्चर भी जानिएगा जिससे आप स्ट्रक्चर को इसके बना सकें। तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर में इसके। फिर क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है इसका। फिर क्लासिफिकेशन जब देखिए इसका करेंगे तो क्लासिफिकेशन में देखिए हम जो फोकस करते हैं वो हम करते हैं किस पर, हम फोकस करते हैं थर्मोट्रॉपिक पे। यही आपके कोर्स में भी है, थर्मोट्रॉपिक। हमारा फोकस किस पर है, थर्मोट्रॉपिक पे। तो थर्मोट्रॉपिक के 3 आपके क्या है, फॉर्म हैं। ये 3 फॉर्म कौन कौन से, देखिए एक निमेटिक है, निमेटिक फॉर्म है जो थ्रेड लाइक सबसे सिंपल फॉर्म होता है। LCD भी इसी का बना होता है। ये सारी चीज़ें हमने लिखी हैं। इसमें पोजिशनल ऑर्डर पाया जाता है, सब एक दिशा में अलाइंड होते हैं। तो ये सब बातें आप निमेटिक में लिख सकते हैं। तो ये सब बातें देखो मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। ऐसे बच्चे जो नोट्स नहीं बनाए हैं किसी कारणवश तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद निमेटिक के बाद जो अगला फॉर्म है इसका, टेम्परेचर थोड़ा सा लो कर दे तो आपका सिमेट्रिक बन जाता है। सिमेट्रिक का मतलब है ऐसा फेज होगा जो सोप लाइक होगा। सोप लाइक का मतलब लेयर्ड फॉर्म है, कई लेयर में व्यवस्थित है, जो एक के ऊपर एक स्लाइड कर सकता है। जैसे ग्रेफाइट में ग्रेफीन होते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, वैसे ये भी स्लाइडिंग कर सकते हैं। तो ये सिमेट्रिक फॉर्म भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये सिमेट्रिक फॉर्म मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसको है। और इसके बाद जो लास्ट फॉर्म होता है इसका कायरल फॉर्म है। कायरल फॉर्म को हम कहते हैं कोलेस्टेरिक फॉर्म भी कहते हैं। ये कैसा होता है, तो ये स्पाइरल होता है। कैसा होता है, स्पाइरल। जैसा आप DNA का स्ट्रक्चर बनाते थे ना, वैसे ही स्ट्रक्चर यहाँ पे बना सकते हैं। तो जैसा ही आप DNA का स्ट्रक्चर आप बनाते थे तो DNA के स्ट्रक्चर के ही फॉर्म में आप इसको बना सकते हैं, ऐसे कायरल फॉर्म को। तो ये तीनों फॉर्म को आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और जो सबसे लास्ट इसका एप्लीकेशन पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। एप्लीकेशन तो ज़रूर से देख के जाइएगा, एप्लीकेशन बहुत पूछता है इसका है। तो आप सभी लोग जानते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो कई तरह के डिवाइस में, एनालॉग डिवाइस है, इसके बाद स्क्रीन में इसका यूज़ कर रहे हैं, ऑप्टिकल डिवाइस बनते हैं इससे। तो ढेर सारी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्यूमर के आइडेंटिफिकेशन में करते हैं, यानी इससे हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर, यानी ये जहाँ भी ये पाया जाएगा टेम्परेचर की मैपिंग करते हैं, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ढेर सारे इसके एडवांटेज हैं, उसको मैंने लिखवाया भी आपको है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, इसको भी नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने देखिए 4 मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे दे रखे हैं, तो
तो आप इसे भी देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन देख के जाइएगा। अब ग्रेफाइट पे आइए। ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का एलोट्रॉप है, सेकेंड एलोट्रॉप डिस्कवरी के अनुसार। तो ये सेकेंड एलोट्रॉप है। इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहता हूँ मैं, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत कॉमन है। तो इसका अगर हम कहेंगे तो एप्लीकेशन देख के जाइएगा। अगर इसका कोई हमसे कहे कि भाई क्या सर इंपॉर्टेंट इसका क्या है, तो मैं कहता हूँ भाई एप्लीकेशन देख करके जाइए। एप्लीकेशन का मतलब इसका यूजेस, भाई इसका क्या इस्तेमाल है ये देख के जाइएगा। तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल, ग्रेफाइट के इस्तेमाल में कोई ये नहीं लिखेगा पेंसिल का लीड बनता है। भाई आप लोग बहुत ही लिखते हैं पेंसिल का लीड बनता है। अरे भाई ये तो सब कोई जानता है, आपको केमिस्ट्री का लिखना है तो कोई लीड लिख के नहीं आएगा एग्ज़ाम में। नहीं तो टीचर भी समझता है कि बच्चा वो पेंसिल से ही अभी लिख रहा है, तो ऐसा कोई लिख नहीं आएगा। इसको लीड को छोड़ के बाकी जो आता है वो लिखिएगा, बस लीड को मत लिखिएगा। इसका देखिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो जहाँ भी कहीं भी इंसुलेशन का काम होगा, जहाँ कहीं भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, वहाँ सब ग्रेफाइट का इस्तेमाल हो रहा है। ग्रेफाइट का क्रूसिबल बनेगा, ग्रेफाइट के ट्रांजिस्टर्स बनेंगे, तो जहाँ कहीं भी ब्रशेस बनेंगे और जहाँ कहीं भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है इससे कास्टिंग मोल्ड्स बनाए जाएंगे। तो ये सारा ग्रेफाइट का इस्तेमाल लिखिएगा। बात आती है फ्लोरीन्स की। अब फ्लोरीन C60 ये थर्ड कार्बन का एलोट्रॉप है। तो इसका ढेर सारा नाम है भाई। देखिए C60 के नाम से जाना जाता है, बकमिनिस्टर फ्लोरीन्स के नाम से जाना जाता है, डिस्क्रीट हेड्रॉन के नाम से पॉलीहेड्रॉन के नाम से जाना जाता है। देखिए जहाँ कहीं भी अनयूजुअल नाम दिखे आपको और उसका स्ट्रक्चर पूछे या एप्लीकेशन पूछे तो समझिए वो आपका फ्लोरीन्स है। तो ये फ्लोरीन्स ही तरह तरह के नाम से जाना जाता है, तो ढेर सारे नामों से जाना जाता है ये। तो फ्लोरीन्स के बारे में आप इसका इंपॉर्टेंट कहेंगे तो इसका हम कहेंगे इंपॉर्टेंट, इसका भी एप्लीकेशन देख के जाइए। स्ट्रक्चर बहुत कम पूछता है, इसका भी क्या देख करके जाइए, एप्लीकेशन देख के जाइए। इसका भी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी एप्लीकेशन पार्ट देख करके सभी को ही जाइएगा, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये एप्लीकेशन पार्ट इसका भी देखिए। नैनो मटेरियल्स का जो टॉपिक है वो उस टॉपिक से मैं आपका सिलेबस जब देख रहा था तो मुझे लगा कि भाई नैनो मटेरियल से कोई क्या पूछ सकता है। तो नैनो मटेरियल्स में सबसे लास्ट टॉपिक मुझे दिखाई दिया, उसका नाम है कार्बन नैनो ट्यूब्स। भाई कार्बन नैनो ट्यूब ही मुझे लगा CNT कि भाई यही पूछा जा सकता है। और इस कार्बन नैनो ट्यूब का कोई स्ट्रक्चर थोड़ी पूछेगा, इसका जब भी पूछा जाएगा यूजेस, तो इसका आप भी यूजेस देख के जाएंगे। चाहे कोई एग्जामिनेशन हो, कार्बन नैनो ट्यूब सब एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कार्बन नैनो ट्यूब यहाँ से आप देख सकते हैं नैनो मटेरियल से। इसके बाद आ गया ग्रीन केमिस्ट्री। भाई ग्रीन केमिस्ट्री से कोई क्या देख के जाएगा, तो ग्रीन केमिस्ट्री से देखिए 3 ही क्वेश्चन बनेंगे टोटल। 3 क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो भाई 12 प्रिंसिपल बन सकता है। भाई 12 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। अगला बन सकता है एडिपिक एसिड की सिंथेसिस हो सकती है, एडिपिक एसिड का ग्रीन वाला सिंथेसिस, ग्रीन रूट और कन्वेंशनल। और तीसरा क्या हो सकता है भाई, पैरासीटामोल। मैंने इन तीनों का डाला हुआ है। पैरासीटामोल भाई एक मिनट, पैरासीटामोल एक मिनट भाई, पैरासीटामोल हटाना पड़ेगा, स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हुई है ना। वैसे बोल देता तभी काम चल जाता ना, आप तो समझदार ही हैं। चलिए कोई बात नहीं। पैरासीटा हो गया, पैरासीटामोल ऐसा। तो पैरासीटामोल, ये 3 ही क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए ये 12 प्रिंसिपल तो इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो 12 प्रिंसिपल जैसा पूछे, 5 नंबर में पूछे तो 12 हेडिंग देने के बाद थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए। 2 या 3 नंबर में पूछे तो खाली 12 प्रिंसिपल का हेडिंग दे दीजिए, काम चल जाएगा। आपको हमसे क्या सर एडिपिक एसिड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैरासीटामोल, तो मेरा आंसर होगा भाई एडिपिक एसिड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम अगर कोई ग्रीन केमिस्ट्री पढ़ के जा रहा है तो 12 प्रिंसिपल देखेगा, एडिपिक एसिड भी देखेगा, पूरा ग्रीन रूट और कन्वेंशनल रूट देखेगा। क्यों कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि कंपेयर करके बताइए या क्या एडवांटेज है ग्रीन रूट का, ये सब भी देख के जाएंगे कि ग्रीन रूट हम अडॉप्ट कर रहे हैं तो क्या इसका एडवांटेज है। बहुत अच्छा वीडियो मैंने बनाया है भाई, आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि सर ने बहुत मेहनत किया है। तो 12 प्रिंसिपल पे भी मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, एडिपिक एसिड पे भी और पैरासीटामोल पे भी। तो पैरासीटामोल भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि भाई 12 प्रिंसिपल देख के जाइए, एडिपिक एसिड देख के जाइए, तब पर भी आप आसानी से बहुत अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये 2 क्वेश्चन मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है तो पैरासीटामोल भी देख सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन मैं ग्रीन केमिस्ट्री से आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप देखेंगे।
फिर आगे देखते हैं ग्रीन केमिस्ट्री के बाद। अब ग्रीन केमिस्ट्री के बाद का जो टॉपिक है, ये यूनिट आपका 1 ख़त्म हो जा रहा है, तो यूनिट 1 ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब जो आएगा टॉपिक है वाटर टेक्नोलॉजी से आ रहा है। देखिए वाटर टेक्नोलॉजी, अब कोई मुझसे वाटर टेक्नोलॉजी से कहेगा क्वेश्चन सर बताइए, सर वाटर टेक्नोलॉजी से हम क्या पढ़ के जाएँ, तो हम कहेंगे भाई वाटर टेक्नोलॉजी न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो न्यूमेरिकल ही एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत कम थियरी आता है लिखने को। तो अगर कोई हमसे कहता है सर वाटर टेक्नोलॉजी से हम क्या पढ़ के जाएँ, तो मैं कहता हूँ भैया देखो वाटर टेक्नोलॉजी से पढ़ के जाना है तो देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है लाइम सोडा मेथड से। किससे? लाइम सोडा से। कौन सा? न्यूमेरिकल। लाइम सोडा से न्यूमेरिकल देख के जाइएगा, इससे लिखने को नहीं आता है, तो न्यूमेरिकल देख, एन लिख दिया, एन फॉर न्यूमेरिकल, देख के जाएंगे। वो भी न्यूमेरिकल सिंपल टाइप के क्वेश्चन नहीं आते एग्ज़ाम में। कैसा आता है? कहेगा कि जब सोडा जो है वो 80% प्योर है, यानी प्योरिटी दे देगा। लाइम कहेगा कि ये 90% प्योर है, तो ये प्योरिटी भी चेंज करना आपको आना चाहिए। ऐसा लाइम सोडा का अमाउंट पूछेगा आपसे निकालने को। फिर कुछ अनयूजुअल जैसे सॉल्ट्स हैं उनको देता है, जैसे अनयूजुअल सॉल्ट्स का मतलब है बाइकार्बोनेट आयन, ये थोड़ा सा अनयूजुअल है। फेरस सल्फेट आयन, ये अनयूजुअल है, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना अनयूजुअल है। और सबसे अनयूजुअल कौन है? सबसे अनयूजुअल देखिए कौन है भाई, अगर सबसे अनयूजुअल बात करते हैं तो कौन है? एल्युमिनियम सल्फेट, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कुछ अलग निकलता है। तो एक वीडियो मैंने बताया कि कहाँ से कैसे निकालते हैं, तो इसको भी देख के आप जाएंगे, यानी इन पर आधारित न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। तो न्यूमेरिकल देख के ज़रूर जाइए लाइम सोडा मेथड पर, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हम वाटर से कहेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो केवल न्यूमेरिकल देख के जाइए, बहुत ज़्यादा थियोरी नहीं आता है इससे, न्यूमेरिकल बेस्ड है। चाहे आपका वाटर टेक्नोलॉजी है चाहे फ्यूल है, सब न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो इससे आपको लिखने को बहुत कुछ नहीं आएगा, तो ये देख के जाएंगे। अब अगर बात कर लेते हैं भाई फ्यूल की बात कर लेते हैं, तो सब कोई कह रहा है भाई फ्यूल भी सर बताइए, तो फ्यूल की बात कर लेते हैं। तो फ्यूल अगर हमसे कोई पूछता है कि सर फ्यूल में सर क्या पढ़ें, तो फ्यूल में देखिए क्या पढ़ के जाएँ। तो फ्यूल में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं जानता हूँ वो मैं कहता हूँ भाई बॉम्ब कैलोरी मीटर पर क्वेश्चन आता है। देखिए इस पर न्यूमेरिकल आता है, और न्यूमेरिकल कैसे आता है, तो देखिए न्यूमेरिकल निकालने का तरीका क्या है। तो न्यूमेरिकल देखिए कैसे आता है, तो एक न्यूमेरिकल हम जानते हैं SCV इज इक्वल टू निकलता कैसे है, कैपिटल W प्लस स्मॉल w डेल्टा T, ये टेम्परेचर का जो अंतर आता है अपॉन x। ये सबसे सिंपल फार्मूला है। तो इस फार्मूले पे क्वेश्चन बहुत कम आता है। आता किस पर क्वेश्चन है? आता किस पर है कि जब इसके साथ साथ क्या ऐड कर दिया जाए, करेक्शन भी ऐड किया जाए। यानी क्या ऐड कर दिया जाए, जैसे कूलिंग करेक्शन ऐड कर दिया जाए, ऐसा। साथ साथ कौन सा करेक्शन? थ्रेड करेक्शन ऐड कर दिया जाए। तो ये जो करेक्शन वाला फार्मूला है उस पर क्वेश्चन बहुत आता है, तो आप भी देख के जाएंगे करेक्शन पर फार्मूले पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल देख करके जाइएगा, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जितने भी हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा देख करके आप जाएंगे। तो जहाँ पर भी कूलिंग करेक्शन दे, थ्रेड करेक्शन दे, और भी एसिड करेक्शन देता है, फ्यूज़ करेक्शन देता है, तो इन सबको मिला करके जो फार्मूला बनता है उसके ऊपर क्वेश्चन को देख करके जाएंगे। तो ये यहाँ से देखा जा सकता है। और साथ ही साथ फ्यूल में और क्या हो सकता है, तो फ्यूल में देखिए एक और फार्मूला है। फ्यूल में SCV निकालने का एक थ्योरेटिकल फार्मूला भी है, और उसे हम कहते हैं डुलोंग फार्मूला। डुलोंग, तो डुलोंग फार्मूला भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो आप बॉम्ब कैलोरी मीटर देखते हैं वो फार्मूला जो है आप कैसे करते हैं, तो प्रैक्टिकल आप करके निकालते हैं। ओके, तो ये प्रैक्टिकल फार्मूला वो था और ये थ्योरेटिकल फार्मूला है, यानी वो एक्सपेरिमेंटल फार्मूला था। तो दोनों ही फार्मूले इंपॉर्टेंट है, यानी बॉम्ब कैलोरी मीटर के ऊपर भी फार्मूले से क्वेश्चन आता है और डुलोंग फार्मूले पर भी क्वेश्चन आता है। तो न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो इन दोनों पर आप न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से पेपर में पढ़ के जाएंगे, तो आपके एग्जामिनेशन काफ़ी हद तक अच्छे होंगे। और दो इतने टॉपिक अगर आप देख के जा रहे हैं तो आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन छूटना चाहिए। और भी अगर आप टॉपिक कुछ और पहले से पढ़े हैं तो उसे भी आप रिवीजन करके जाएंगे। तो मेरी तरफ से इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपके सभी के एग्ज़ाम बहुत अच्छे हों, अच्छे नंबर आप पाएँ। यहाँ पर नंबर पाना आसान है, सेशनल एग्जामिनेशन में पोर्शन कम होता है, तो कोशिश करें ज़्यादा नंबर पाएँ। और इसको बिल्कुल ऐसा मान के चलें कि ये जो है आपका सेमेस्टर में भी ये क्वेश्चन आपके काम कर जाएं, ऐसा याद करिए, ऐसा प्रिपरेशन करिए।
तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ देखने के लिए। और अगली वीडियो में जब आपका ये सेशनल एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाएगा तो आगे के जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे। फ्यूल से मैं स्टार्ट करूँगा, तो वहाँ से मैं आपको आगे बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट।